नमस्कार। टारगेट आरपीएससी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वैश्वीकरण और उसके प्रभाव। आज दूसरा पार्ट है। आज अपन पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण इसके सिद्धांत और इसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें। अंतराल दबाव मॉडल यह हार्वे ने दिया था। डेविड हेल, वैश्वीकरण आधुनिकता का परिणाम है। ये कथन किसका है? डेविड हेल का। डेविड हेल ने क्या बोला? वैश्वीकरण आधुनिकता का परिणाम है। इसके दो कारक हैं, एकल आकस्मिक कारक और बहु आकस्मिक कारक। दो महत्वपूर्ण कारक हैं, एकल आकस्मिक कारक और बहु आकस्मिक कारक। प्रवाह प्रवाह क्या है? प्रवाह सीमाओं के पार मुक्त आवागमन को दर्शाता है, जो प्रौद्योगिकी और नीतियों में प्रकृति द्वारा सक्षम है, जो वैश्विक स्तर पर परस्पर जुड़े देशों के बीच बाधाओं को कम करता है। अर्थात जो दो देशों के बीच व्यापार होता है, या वस्तुओं का हो, सेवाओं का हो, या आदमियों का आना जाना हो, तो उसमें मुक्त आवागमन मतलब कोई प्रतिबंध नहीं हो, जिसे मुक्त व्यापार बोल सकते हैं। इस नीति को ही प्रभाव बोला गया है, कि जो मुक्त आवागमन को दर्शाता हो, जो प्रौद्योगिकी और नीतियों में प्रकृति द्वारा सक्षम हो, वैश्विक स्तर पर जुड़े देशों के बीच बाधाओं को कम करता हो। वैश्वीकरण के तीन प्रवाह हैं: लोगों का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह और संसाधनों का प्रवाह। पहला पढ़ेंगे एकल आकस्मिक कारक के विचारक, मतलब सिंगल फैक्टर कौन कौन से हैं, किसने माना कि वैश्वीकरण केवल एक कारक की वजह से ही है। तो इसमें प्रमुख है रोजनाउ, गिल्फिन और वॉलस्ट्रीन। पहला है रोजनाउ। रोजनाउ ने बोला कि वैश्वीकरण के संचालन की शक्ति के रूप में तकनीकी या प्रौद्योगिकी का योगदान है। मतलब जो रोजनाउ है, उन्होंने माना कि वैश्वीकरण जो उसका एकमात्र कारण है, वो क्या है? तकनीकी या प्रौद्योगिकी। इन्होंने तर्क दिया कि एक देश से दूसरे देश में अगर कोई किसी घटना का प्रसार होता है, तो तकनीकी के कारण बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे अगर एशिया के किसी देश में कुछ प्राकृतिक आपदा आई या कोई आंदोलन हुआ, तो यूरोप या अमेरिका में उसकी खबर पहुंच जाती है। ये मतलब तकनीकी के कारण ही वैश्वीकरण फला फूला है। वर्तमान समय में राष्ट्र और राज्यों ने अपनी श्रेष्ठता खो दी है। मतलब कोई भी राष्ट्र या राज्य अपनी जो गतिविधियां हैं, उनको दुनिया से छुपा नहीं सकता। ये क्या है? यही वैश्वीकरण है। और किसके कारण? तकनीकी या प्रौद्योगिकी के कारण। दूसरा है गिलिपिन। गिलिपिन ने बताया है राजनीतिक कारण। फिलीपीन ने माना है कि जो भी बड़े पदों पे बैठे हैं, राजनीतिक पदों पर, उन लोगों की वजह से वैश्वीकरण फल फूल रहा है। जैसे प्रधानमंत्री हुए, या अन्य राज्यों जो अन्य देशों से संपर्क करते हैं, व्यापार करते हैं, और उसमें समझौतों पे हस्ताक्षर करते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, ये सभी क्या है? राजनीतिक कारणों की वजह से वैश्वीकरण फला फूला है। वॉलेस्ट्रीन ने माना है कि केवल पूंजीवादी व्यवस्था मतलब पैसा ही वैश्वीकरण का एकमात्र कारण है। यदि जिन देशों के पास पूंजी है या धन है, वो लोग ज़्यादा वैश्वीकरण में आगे हैं। वैश्विक वैश्विक व्यवस्था की संकल्पना का विकास। गिडेंस ने वैश्वीकरण के चार कारण बताए हैं। पूंजीवाद, ये बहुकारकों में आ गए हैं। गिनेस बहुकारकों के अंदर है। गिनेस ने बताया कि पूंजीवाद, अंतर्राज्यीय व्यवस्था, सैन्यवाद और उद्योगवाद, ये प्रमुख चार कारण हैं वैश्वीकरण के। कौन कौन से? पूंजीवाद, अंतर्राज्यीय व्यवस्था, सैन्यवाद और उद्योगवाद। केंची ओमाओ ने चार सिद्धांत बताए हैं, या चार कारण बताए हैं। इन्हें 4I से भी जाना जाता है, 4I के नाम से। 4I में क्या क्या है? इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन और इंडिविजुअल। इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश, इंडस्ट्री का मतलब औद्योगिक, इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना, और इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत। जे नॉट स्कोल्टे ने माना है, इनके भी चार कारण माने हैं इन्होंने भी: अंतर्राष्ट्रीय उदारीकरण, सार्वभौमिकरण और पश्चिमीकरण। वंदना शिवा का एक स्टेटमेंट है कि वैश्वीकरण शक्तिशाली द्वारा कमजोर पर थोपी गई एक राजनीतिक प्रक्रिया है। ये किसका स्टेटमेंट है? वंदना शिवा का। इन्होंने क्या कहा है? वैश्वीकरण शक्तिशाली द्वारा कमजोरों पर थोपी गई एक राजनीतिक प्रक्रिया है। महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक 1976 से 1985 तक, ये महिलाओं के लिए घोषित अंतर्राष्ट्रीय दशक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975। मैकडोनलाइजेशन एक शब्द है जो अमेरिकी समाजशास्त्री जॉर्ज रिस्टर द्वारा गढ़ा गया था। किसने बोला? मैकडोनलाइजेशन, जॉर्ज रिटर ने। ये शब्द मैकडोनल्ड्स जैसे फास्ट फूड रेस्तरां की विशेषताओं को दर्शाता है। जैसे पहला है मानकीकरण, सभी उत्पादों और सेवाओं को एक मानक प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब एक फिक्स स्टैंडर्ड्स होता है उसका, उसके तहत ही उसका उत्पादन होता है। औद्योगिकरण, उत्पादन प्रक्रिया को औद्योगिक तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। और तीसरा है प्रयोगशीलता, ग्राहकों को जल्दी और कुशलता से सेवा प्रदान करने के लिए प्रयोगशीलता पर जोर दिया जाता है। मैकडोनलाइजेशन का अर्थ है कि समाज में ये प्रक्रिया फैल रही है, जहाँ सभी चीज़ें मानकीकृत, औद्योगिक और प्रयोगशील हो रही है।
ये प्रक्रिया न केवल खाद्य उद्योग में बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं में भी देखी जा सकती है। वैश्विक सामाजिक मंच, वर्ल्ड सोशल फोरम है क्या दोस्तों? ये है जो वर्तमान वैश्वीकरण है इसके विरोध में या इसके विरोध में आंदोलन करने वाली एक संस्था है। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड सोशल फोरम, WSF, इसकी स्थापना 2001 में हुई। पोर्ट एलेग्रे जो ब्राजील में स्थित है उस शहर में है इसकी स्थापना हुई और यही इसका मुख्यालय है। इसका नारा है दूसरी दुनिया भी संभव है या एक और दुनिया संभव है। इंग्लिश में है अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। प्रथम बैठक ब्राजील में हुई। इसकी चौथी बैठक मुंबई या भारत में हुई 2004 में और अंतिम बैठक काठमांडू या नेपाल में हुई। नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। वर्तमान जो उदारवादी वैश्वीकरण है उसके विरोध में ही WSF कार्य करता है। वैकल्पिक वैश्वीकरण या वैश्विक न्याय आंदोलन किसके द्वारा चला गया? WSF, विश्व सामाजिक मंच द्वारा। विश्व सामाजिक मंच द्वारा वैश्विक वैकल्पिक वैश्वीकरण या वैश्विक न्याय आंदोलन चलाया गया। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मौजूदा वैश्वीकरण की विचारधारा नव उदारवाद पर चलती है। जो मौजूदा वैश्वीकरण की विचारधारा है कैसी है? नव उदारवाद। देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतर संबंध कहलाता है वैश्वीकरण। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक कौन जारी करता है? WSF। विश्व सामाजिक मंच वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी करता है। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर रहा और भारत 44वें स्थान पर रहा। जो भारत है वो दक्षिणी एशिया में प्रथम स्थान पर रहा। दक्षिण एशिया में प्रथम स्थान पर कौन रहा दोस्तों? भारत। दक्षिण एशिया में भारत प्रथम स्थान पर रहा। ये WSF द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड फर्स्ट स्थान पर था और भारत 40वें स्थान पर और दक्षिण एशिया में प्रथम स्थान पर। उदारीकरण क्या है? उदारीकरण से तात्पर्य है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र को अधिक अवसर प्रदान करना, सरकारी नियंत्रण को कम करना, वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण को बढ़ावा देना। वैश्वीकरण के लाभ: नए बाजारों तक पहुंच, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रसार, वैश्विक सहयोग और सहिष्णुता में वृद्धि, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। वैश्वीकरण के नुकसान: बढ़ती प्रतिस्पर्धा, श्रम और संसाधनों का शोषण, असंतुलित व्यापार, जरूरी नौकरी का छूटना। ये सभी क्या है? वैश्वीकरण के नुकसान है। महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वाल्डन बेलो की डी ग्लोबलाइजेशन आइडियाज फॉर ए न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी। 2000 में जारी ये पुस्तक थी। वाल्डन बेलो डी ग्लोबलाइजेशन आइडियाज फॉर ए न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी। मुक्त व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। इसका इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या है? मुक्त व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना ताकि वैश्वीकरण फले फूले। एकांकी विश्व अर्थव्यवस्था, मतलब पूरी विश्व की व्यवस्था अर्थव्यवस्था किसी हो एकांकी। अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार से विजेता है, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक। हाउ टू जज ग्लोबलाइजेशन, द अमेरिकन प्रोस्पेक्ट्स। डेविड हेल्ड, ग्लोबलाइजेशन एंड एंटी ग्लोबलाइजेशन। डेविड हेल्ड, Globalization and Anti-Globalization. Robert Gilpin, The Challenge of Global Capitalism, The World Economy in the 20th Century. इनकी एक अन्य पुस्तक और है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये रॉबर्ट गिलपिन द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं और इन्होंने ही एक कारण माना था कि जो राजनीतिकरण है वो वैश्वीकरण का एकमात्र कारण है और इनकी किताब में भी इनका नाम है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। मिल्टन फ्रीडमैन, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। ईयर विकॉफ, वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड्स ट्रांसफॉर्मेशन। KR रेड्डी एंड VL रेड्डी, ग्लोबलाइजेशन, एग्रीकल्चर एंड वुमेन सोशल एक्शंस। वंदना शिवकी, इकोलॉजिकल बैलेंस इन ए एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। W बेलो, डी ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी आइडियाज फॉर ए न्यू वर्ल्ड। एक बार पुनः देख लेते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तकों में। वाल्डन बेलो, डी ग्लोबलाइजेशन आइडियाज फॉर ए न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी। वाल्डन बेलो, डी ग्लोबलाइजेशन आइडियाज फॉर ए न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी। इनकी जो महत्वपूर्ण बातें थी क्या थी? मुक्त व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, एकांकी विश्व अर्थव्यवस्था। अमर्त्य सेन, हाउ टू ग्लोबलाइजेशन, द अमेरिकन प्रोस्पेक्ट्स। अमर्त्य सेन, हाउ टू जज ग्लोबलाइजेशन, द अमेरिकन प्रोस्पेक्ट्स। डेविड हेल्ड, ग्लोबलाइजेशन एंड एंटी ग्लोबलाइजेशन। डेविड हेल्ड, ग्लोबलाइजेशन एंड एंटी ग्लोबलाइजेशन। रॉबर्ट गिलपिन, द चैलेंज ऑफ ग्लोबल capitalism, the world economy in the 21st century. Robert Gilpin, The Challenge of Global Capitalism, the World Economy in the 20th Century. The Political Economy of International Relations, Global Political Economy. मिल्टन
मिल्टन फ्रीडमैन, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। एयर विक्टॉप, वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड्स ट्रांसफॉर्मेशन। के आर रेड्डी एंड वी एल रेड्डी, ग्लोबलाइजेशन, एग्रीकल्चर एंड वुमेन्स। वंदना शिवा, इकोलॉजिकल बैलेंस इन एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। डब्ल्यू वेलो, डी ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमी आइडियाज फॉर ए न्यू वर्ल्ड। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण सिर्फ एक आर्थिक घटना है नहीं दोस्तों, इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रभाव आते हैं। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई नहीं, ये बहुत प्राचीन काल से ही चल रही है। वैश्वीकरण में पश्चिमीकरण समान है नहीं है दोस्तों। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, बिल्कुल सही कथन है। वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? विभिन्न देशों व समाजों पर वैश्वीकरण का विषम प्रभाव रहा है, बिल्कुल। मतलब एक जैसा प्रभाव नहीं है, कहीं कहीं फायदे में रहे हैं तो कहीं घाटे में रही है, यही कथन सही है। सभी देशों व समाजों का वैश्वीकरण पर समान प्रभाव रहा है नहीं है। वैश्वीकरण का प्रभाव सिर्फ राजनीतिक दायरे में सीमित नहीं है। वैश्वीकरण से अनिवार्यता सांस्कृतिक समरूपता आई है नहीं दोस्तों। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है, बिल्कुल। जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है नहीं। वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ नहीं। वैश्वीकरण का एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता है, बिल्कुल नहीं। निम्न में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश के पीछे मुख्य कारण है? विदेशी देशों को लाभ पहुंचाना नहीं। देशों की सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं। वंचित लोगों के लिए कल्याण के लिए नहीं। परिसंपत्तियों को बढ़ाने और लाभ कमाने के लिए, ये बिल्कुल सत्य है। निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकता है? दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं और समाजों का बढ़ता एकीकरण नहीं। मतलब ये तो करता ही है, मतलब एकीकरण ही तो बढ़ रहा है, मतलब सभी की समानताएं आ रही है सभी प्रकार से। दुनिया का संकुचन एवं विश्व की संपूर्णता को गहन चेतना, बिल्कुल। बाजारों, राष्ट्रीय राष्ट्र, राज्यों एवं प्रौद्योगिकी का कठोर एकीकरण नहीं दोस्तों, कठोर एकीकरण नहीं है, मतलब मुक्त मुक्त कर रखा है उदारीकरण की नीति के तहत। संपूर्ण विश्व के लोगों को सतत गतिशीलता, ये भी सही है। निम्न में से तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। निम्न में से क्या भारतीय राजनीति पर भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है? अराजनीतिकरण कल्याणकारी राज्य का सिकुड़ना, बिल्कुल है। राष्ट्र राज्य का क्षय, मतलब हो रहा है, बिल्कुल हानि हो रही है। दल बदल की राजनीति, ये बिल्कुल नहीं है। जिनको दल बदलना होता है उनको किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भारतीय राजनीति की मुख्य विशेष, मतलब